बच्चों, हम आज कर रहे हैं लेक्चर 132 और इंग्लिश में आपकी पोयम 5 द स्कूल बॉय। द स्कूल बॉय पोयम हम स्टार्ट ले रहे हैं। ये है आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 84 पे। द स्कूल बॉय पोयम लिखी है विलियम ब्लेक, BLAKE। विलियम ब्लेक ने लिखी है द स्कूल बॉय पोयम। सो स्कूल बॉय पोयम में क्या है, अगर मैं आपको समरी बोलूँ ऊपर से, सो स्कूल बॉय पोयम में एक सैड लड़के की कहानी है, एक अनहैप्पी स्कूल बॉय की कहानी है जो गर्मियों में सुबह जब उठना चाहता है तब उसे पक्षी देखता है उठते ही। उसको उस बर्ड का संगीत अच्छा लगता है, पर उसको मॉर्निंग में स्कूल जाना होता है। लड़का बोल रहा है कि जब गर्मियों की मॉर्निंग होती है तो जो स्कूल जाने की जो बात होती है वो उसका सारा मजा छीन लेती है। उसको डिसिप्लिन के साथ क्लास में बैठना पड़ता है और उसके मन में जो हमेशा एक फियर की जो फीलिंग है वो रहती है। उसे बुक्स से कोई खुशी नहीं मिलती। वो समर है फुल, पर वो किसी ट्री की शेड में नहीं बैठ सकता। उसे ऐसे लगता है मैं एक केज्ड बर्ड हूं, मुझे जैसे किसी ने कैद कर लिया है। और वो कभी खुश नहीं होगा, क्योंकि पक्षी जो बंद हो वो कैसे खुश हो सकता है। वह ऐसे बोलता है जो एकदम सॉफ्ट ट्री प्लांट्स होते हैं, ठीक है, एकदम जो कोमल प्लांट्स होते हैं, अगर उनको स्प्रिंग सीजन में कोई उनसे खुशी छीन ले तो उनमें कैसे समर सीजन में फ्रूट्स लगेंगे। मतलब कहना क्या चाहता है ये लड़का कि अगर एक अनहैप्पी चाइल्ड हो तो वो बड़ा होके एक हैप्पी एडल्ट कैसे बनेगा। ठीक है, कि अगर अब मैं इतना अनहैप्पी हूं तो बड़ा होके मैं हैप्पी एडल्ट कैसे बनूंगा। सो पोयम इसी तरह से है। एक चाइल्ड है जिसको समर मॉर्निंग में स्कूल जाना पड़ रहा है, पर वो समर में स्कूल नहीं जाना चाह रहा है। उसके जो घर के बाहर जो चिड़ियाएं बोल रही हैं उसे उसके साथ गाना गाना है, उसे पेड़ की छाया में बैठना है, उसे सब इंजॉय करना है समर मॉर्निंग। उसे स्कूल नहीं जाना है, उसके स्कूल की बुक्स नहीं पढ़नी है, उसे स्कूल में डर लगता है। उसे घर रहना है और इंजॉय करना है नेचर को। तो वो खुद को कंपेयर कर रहा है एक केज्ड बर्ड के साथ, खुद को कंपेयर कर रहा है एक स्प्रिंग सीजन में भाई पौधे के साथ, भाई जो एकदम कोमल है और उसे मज़ा नहीं लेने दे रहे हैं, तो उस पर जो बड़ा होगा तो फ्रूट कैसे लगेंगे उस पौधे पे। तो वैसे ही कह रहा है मैं बड़ा होकर एक अच्छा एडल्ट कैसे बनूंगा। सो ये एक लड़के ने, विलियम ब्लेक राइटर है, पर एक्चुअली लड़का खुद नरेट कर रहा है। ये पूरा जो पोयम है लड़के ने खुद लिखी है, वैसा है। नरेटर खुद लड़का है, वो चाइल्ड है। स्कूल बॉय इज द नरेटर। फर्स्ट पैराग्राफ या फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree. The distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me. Oh, what sweet company. क्या बोल रहा है यहाँ लड़का कि लड़का बोल रहा है समर की सीजन में मुझे मॉर्निंग में उठना अच्छा लगता है और उस टाइम पे हर ट्री पे बर्ड्स सिंग कर रहे होते हैं और कहीं बहुत ज़्यादा दूर जो शिकारी हैं वो शिकारी अपना हॉर्न बजा रहे होते हैं और उस समय स्काईलार्क नाम का बर्ड मेरे साथ गा रहा होता है। ओ मतलब वो एकदम खुशी से बोल रहा है, ओ व्हाट स्वीट कंपनी, कि कितनी स्वीट कंपनी है उस बर्ड की मेरे साथ। ठीक है, मतलब उसे उसकी कंपनी अच्छी लग रही है। मतलब
वो गा रहा है तो उसके साथ जब ये स्काईलार्क गा रहा है उसे उसकी कंपनी अच्छी लग रही है। क्या बोल रहा है, मैं समर मॉर्निंग में उठ जाता हूँ, बर्ड्स मेरे साथ गाते हैं, बर्ड्स हर ट्री पे गाते हैं। द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न, और जो दूर का जो शिकारी है वो अपना हॉर्न बजा रहा है, मतलब शिकारी भी उठ गया है, शिकार करने वाला। स्काईलार्क मेरे साथ गा रहा है, कितनी स्वीट कंपनी है उसकी मेरी, कि वो भी अच्छा गा रहा है और मैं भी उसके साथ गा रहा हूँ। अब सेकेंड स्टैंजा में पहले में उसने मॉर्निंग दिखाई है अपनी, ठीक है, लड़का खुद बोल रहा है, ठीक है, लड़का खुद अपनी फीलिंग्स बोल रहा है। तो सेकेंड है, बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, अंडर अ क्रूअल आई आउटवर्न, द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिस्मे। क्या बोल रहा है, पर समर मॉर्निंग में स्कूल जाना, ठीक है, ये मतलब ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, वो सारी खुशी छीन लेता है। पर इतनी प्यारी, इतनी सुहावनी समर मॉर्निंग में स्कूल जाना मेरी सारी खुशी छीन लेता है। अंडर अ क्रूअल आई आउटवर्न, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, क्रूअल आई आउटवर्न का मतलब एक स्ट्रिक्ट वॉच, मतलब स्ट्रिक्ट वॉच मतलब कोई जैसे कंटिन्यूअसली आपको वॉच कर रहा है, कंटिन्यूअसली आपको स्ट्रिक्टली देख रहा है। ऑब्वियसली स्कूल में हम टीचर्स के अंडर एक स्ट्रिक्ट वॉच में होते हैं, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। सो कह रहा है स्कूल में मुझे एक क्रूअल आई आउटवर्न मतलब मुझे एक स्ट्रिक्ट वॉच में रहना पड़ता है। द लिटिल वंस स्पेंड द डे, और इन नज़रों में हमको हमारा पूरा दिन गुजारना पड़ता है स्कूल में, कि हमको एक डिसिप्लिन में एक्सपेक्ट किया जाता है हम रहें, और एक हमें एक स्ट्रिक्ट वॉच की नज़रों से टीचर देखती है। इन साइंग एंड डिस्मे, इन साइंग एंड डिस्मे का मतलब बहुत ही दुखी मन से, ठीक है, साय और डिस्मे दोनों दुख के ये वर्ड्स हैं। सो दुखी मन से हमें स्कूल में रहना पड़ता है। भाई एक समर मॉर्निंग में स्कूल जाना हमारी सारी खुशियां छीन लेता है, और ऐसी नज़रें, ऐसी जो कहते हैं ना, ऐसी डिसिप्लिन वाली नज़रें, स्ट्रिक्ट नज़रें, उन नज़रों में हमें सारा दिन गुजारना पड़ता है, दुख में सारा दिन गुजारना पड़ता है। Then at times I drooping sit and stand many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bower, worn through with the dreary shower. फिर क्या बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, then at times a drooping sit, drooping का मतलब सर झुकाए बैठता हूँ। स्कूल में मैं बहुत बारी सर झुका के बैठ जाता हूँ। एंड स्पेंड मैनी एन एंशियस आवर, और मैं एकदम एंशियसली मेरा दिन बिताता हूँ, ठीक है। एंशियस का वर्ड का मतलब क्या होता है, एंशियस का मतलब बहुत ही अनप्लेजेंट सा, ठीक है, मतलब जिसमें आपको बिल्कुल प्लेजेंटनेस, बिल्कुल आपको मज़ा ना आ रहा हो, वैसा अनप्लेजेंट सा दिन गुजार रहा हूँ स्कूल में। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, मेरे को मेरे बुक में भी कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। जो बुक खुली पड़ी है मेरे सामने स्कूल में, वो देख के भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। नॉर सिट इन लर्निंग्स बावर, अब लर्निंग बावर वर्ड स्कूल के लिए यूज़ किया गया है। लर्निंग बावर मतलब स्कूल। सो मुझे स्कूल में बैठने में भी मज़ा नहीं आ रहा। लर्निंग बावर मतलब स्कूल। वॉर्न थ्रू विद द ड्रेयरी शावर, वॉर्न थ्रू मतलब मैं मुरझा रहा हूँ। ड्रेयरी शावर, ड्रेयरी मतलब ड्रेयरी का मतलब है एकदम डल, ठीक है। शावर मतलब लेक्चर्स, ठीक है। वॉर्न थ्रू मतलब मैं मुरझा रहा हूँ मेरे टीचर्स के डल लेक्चर्स से, मतलब उसको सब अच्छा नहीं लग रहा है। टीचर्स बुरा नहीं पढ़ा रही होंगी, पर उससे ऐसी फीलिंग आ रही है, ठीक है। उस लड़के जो ज़बरदस्ती स्कूल गया समर मॉर्निंग में, उसको घर बैठ के एंजॉय करना था, बर्ड्स को, ट्रीज़ को, सब कुछ एंजॉय करना था, पर वो स्कूल गया है। सो उससे ऐसे वो स्कूल में मुंह झुका के बैठता है और बहुत ही अनप्लेजेंट से उसके दिन गुजर रहा है। वो उसको किताब में मज़ा नहीं आ रहा है,
उसको स्कूल में बैठने में मज़ा नहीं आ रहा है और वो बोर सा हो रहा है टीचर्स के लेक्चर सुन सुन के। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग। कह रहा है कि कैसे, मतलब अब वो कंपेयर कर रहा है खुद को बर्ड के साथ। कह रहा है कैसे एक बर्ड, एक पक्षी जिसने जन्म लिया है खुशी के लिए, जिसने इंजॉय करने के लिए जन्म लिया है, उससे कहा जा रहा है कि पिंजरे में बैठ और गा। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय बट ड्रूप हिज टेंडर विंग एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कैसे कोई बच्चा जो डरा सहमा है वो कैसे खुश रहे, और वो बर्ड जो अगर आपने केज में बंद किया है वो क्या कर सकता है, वो अपने कोमल पंखों को सिर्फ गिरा के बैठ सकता है। और वो बच्चा जिसको आपने ज़बरदस्ती स्कूल भेजा है पढ़ने के लिए, वो अपना एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, कैसे वो अपना वो स्प्रिंग वाला, मतलब वो जो मौसम है बाहर वाला मौसम कैसे भूल जाए। ठीक है, देखो फिर से, हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय, वो पक्षी जो खुश होने के लिए पैदा हुआ है, सिट इन अ केज एंड सिंग, वो पक्षी जो खुश होने के लिए पैदा हुआ है, कैसे उसको आप एक पिंजरे में बंद करके बोल सकते हो गाओ। कैसे आप बच्चे को, एक सहमे बच्चे को आप, मतलब वैसे ही एक सहमा बच्चा होता है, आप उसके जो पंख हैं, जो कोमल कोमल पंख हैं, आपने उसको बिठा दिया है एक बच्चे के और एक पक्षी के। यहाँ देखो कंपैरिजन हो रहा है सीधा सीधा, बच्चे के कोमल मन, यहाँ इसका मन होगा कोमल मन, और पक्षी का कोमल पंख आपने बैठा दिया है, मतलब आप उसको पक्षी को उड़ने नहीं दे रहे हो। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, आपने उस बच्चे का जो स्प्रिंग, जो वो वसंत वाला जो सीजन है, उसका जो बचपन है जो वसंत जैसा है, बच्चे का बचपन कैसा होता है, स्प्रिंग जैसा होता है। तो स्प्रिंग में क्या होता है, स्प्रिंग में फूल छोटे छोटे खिलते हैं। सो आपने तो उसका जो स्प्रिंग वाला जो यूथफुल, मतलब जो उसका बचपन है, आपने उसका वही भुला दिया है। सो इस पैराग्राफ में सीधा उसने कंपैरिजन की है बर्ड की, एक केज्ड बर्ड, मतलब एक पिंजरे में बंद पक्षी की एक छोटे बच्चे के साथ। ठीक है, जिसको स्कूल भेजा गया है जबरदस्ती। फिर अब वो पापा मम्मी से पूछ रहा है। ठीक है, ये बच्चा फादर मदर से पूछ रहा है, ओ फादर एंड मदर, ओ मेरे मम्मा ओ मेरे पापा, इफ बर्ड्स आर निप्ड। अच्छा, BUDS बर्ड मतलब कलियां। ठीक है, छोटी छोटी कलियां होती है जिनसे फूल खिलते हैं। सो इफ बर्ड्स आर निप्ड, निप्ड का मतलब कुचल देना। ठीक है, क्रश कर देना। अगर आप कलियों को कुचल दोगे, एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, और आप ब्लॉसम्स मतलब फूल, और फूल को उड़ा दोगे हवा से। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड का मतलब अगर आप ये छोटे छोटे जो कोमल कोमल पौधे हैं उन्हें छीन लोगे। ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, मतलब जो उनका स्प्रिंग का दिन है, जो उनका वसंत का दिन है, उस दिन आप उनकी सारी खुशियां छीन लोगे। बाय सॉरो एंड केयर्स डिस्मे, किससे छीन लोगे, दुख से, और मतलब जो आप सारी केयर जो है उनसे ले लोगे। सो हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, कैसे उनकी जो समर है वो फिर खुशियों वाली आएगी, कैसे उस समर में फल लगेंगे। फिर से देखो, वो अपने माता पिता से पूछ रहा है, अगर कलियों को आप क्रश कर दोगे, कलियों को कुचल दोगे, और फूलों को आप उड़ा दोगे, टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, आप वो जो छोटे छोटे प्लांट्स उगे हैं उनको आप काट दोगे या उड़ा दोगे। ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, उनका जो स्प्रिंग वाला, ये जो उनका वसंत वाला मौसम है, खिलने वाला मौसम है, उसमें उनकी सारी खुशियां लेके आप उनके साथ ऐसा करोगे। सो इतने दुख में
और इतनी कम केयर में, मतलब केयर नहीं की ना आपने, डिसमे मतलब आपने केयर नहीं की। सो इतने दुख में और इतनी कम केयर में कैसे वो समर में खुश होंगे, कैसे वो समर में अपने पे फूल लगाएंगे। ठीक है, मतलब स्प्रिंग में फूल खिलते हैं और समर में उन पे फल लगते हैं, क्योंकि वो खिलते हैं तभी फल लगते हैं। तो कह रहा है पेरेंट्स को कि आप कलियों को खिलने ही नहीं दोगे तो कैसे वो समर में आपको फल देंगे। कि आप बच्चों को अगर उगने नहीं दोगे, मतलब बच्चों को बड़ा नहीं होने दोगे, बच्चों को खुशी से बड़ा नहीं होने दोगे, तो कैसे जवानी में उन पे फल लगेंगे, कैसे वो एक अच्छे यूथ बनेंगे। ठीक है, सो ये एक स्कूल बॉय की कहानी है जिसको स्कूल नहीं जाना है। विलियम ब्लेक ने लिखा है, पर नरेटर खुद स्कूल बॉय है। ठीक है, स्कूल बॉय खुद ये स्टोरी नरेट कर रहा है कि भाई किस तरह से ऐसा होगा। ठीक है, सो ये एक स्टोरी थी स्कूल बॉय की, जिसने खुद को शुरू में इसने बात की थी मॉर्निंग की, भाई प्यारी मॉर्निंग है। फर्स्ट पैराग्राफ में देखो उसने प्यारी मॉर्निंग की बात की है और उसने कहा है कि मेरे साथ स्काइलार गा रही है। सेकंड में उसने भाई बोला है कि भाई समर मॉर्निंग में स्कूल जाना भाई बुरा लगता है। तीसरे में उसने स्कूल में बैठ के अपनी पूरी भाई बताया कि स्कूल में बैठना कैसा लगता है। फिर वो फिर से बोल रहा है कि बर्ड अगर केज कर दो, आप उसको पिंजरे में बंद कर दो तो कैसे वो गाएगा, कैसे वो भाई किस तरह से वो खुश होगा। फिर वो फिफ्थ पैराग्राफ में सीधा पेरेंट्स से ही पूछ रहा है कि कलियों को मुरझा दोगे, फूलों को उड़ा दोगे और टेंडर टेंडर प्लांट्स को काट दोगे स्प्रिंग के टाइम, तो दुख और ऐसे केयरलेसनेस के कारण कैसे समर में वो आपको फल देगा। ठीक है, तो ये थी स्टोरी स्कूल बॉय की। बच्चों अब हम एक्सरसाइज देखते हैं, वर्किंग विद द पोएम, पेज नंबर 85। क्वेश्चन 1 है, फाइंड 3 और 4 वर्ड्स फ्रेजेस इन स्टेंजा 1 दैट रिफ्लेक्ट्स द चाइल्ड्स हैप्पीनेस एंड जॉय। 3-4 लाइनें ढूंढो फर्स्ट पैराग्राफ में जिसमें दिखाता है कि बच्चा बहुत खुश है। सेकेंड, स्टेंजा 2 में, पैराग्राफ 2 में बच्चे का मूड बदल जाता है, तो किन वर्ड्स से आपको लगता है कि उसका मूड बदल गया है। फिर अ क्रियल आई आउटवॉन रिफर्स टू, क्रियल आई वॉट आउटवॉन का मतलब क्या है, इसमें आपको MCQ चुनना है। ठीक है, क्लासरूम विच इज शैबी नॉइजी, द लेसन्स विच आर डिफिकल्ट, द डल अनइंस्पायरिंग लाइफ एट स्कूल विद लॉट्स ऑफ वर्क एंड नो प्ले। क्रियल आई आउटवॉन मतलब स्कूल के बारे में बोल रहा है कि भाई जो स्कूल लाइफ है वो बिल्कुल डल है और बहुत सारा काम है, कुछ खेलना नहीं है। ठीक है, फिर नॉर सिट इन लर्निंग बावर वॉन थ्रू विद द ड्रेरी शावर, मतलब इसका मतलब क्या है, नॉर कैन आई सिट इन अ रूफलेस क्लासरूम व्हेन इट इज रेनिंग, रेन की तो बात ही नहीं हो रही है। नॉर कैन आई लर्न एनीथिंग एट स्कूल द टीचर्स गो ऑन लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग, तो शावर का मतलब लेक्चर ही है। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि जब टीचर्स लेक्चर दे रही हैं तो भी मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। सो सेकंड है ये इसका। फिर ठीक है, अच्छा ये 2 क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, वर्किंग विद द पोएम का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 देखो, फाइंड 3 और 4 वर्ड्स फ्रेजेस इन स्टेंजा 1 दैट रिफ्लेक्ट द चाइल्ड्स हैप्पीनेस एंड जॉय। कह रहे हैं पहले पैराग्राफ में बच्चे की खुशी कौन कौन सी लाइनें दिखा रही हैं। लव टू राइज इन अ समर मॉर्न, भाई सुबह उठना मुझे अच्छा लगता है। द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, ये लाइन भी। हंट्समैन विंड हिज हॉर्न, भाई सुबह जो शिकारी हैं अपना बिगुल बजा रहे हैं। द स्काईलार्क सिंग्स विद मी, मेरे साथ स्काईलार्क गा रहा है। सो ये 4 लाइनें बच्चे की खुशी दिखा रही हैं। स्टेंजा 2, द मूड चेंजेस, बच्चे का मूड बदल जाता है। विच वर्ड्स फ्रेजेस रिफ्लेक्ट द चेंज मूड, कौन से वर्ड्स हैं जो बच्चे का बदला हुआ मूड दिखा रहे हैं। ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, अंडर अ क्रूअल आई, द लिटिल वन स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिस्मे, ये तीनों वर्ड्स ठीक है, मतलब मेरी सारी खुशी छीन लेते हैं। अंडर अ क्रूअल आई मतलब डिसिप्लिन में, लिटिल वंस स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिस्मे, और जो छोटे बच्चे हैं दुख में पूरा दिन गुजार देते हैं। सो ये 3 लाइनें हैं जो बच्चे का दुख दिखा रही हैं। अब देखो यहाँ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, जिसमें आपको स्टैंजास या पैराग्राफ्स पढ़ने होते हैं और उनको पढ़ के आपको आंसर्स लिखने होते हैं। होते आपके पढ़े हुए ही हैं, होते आपके चैप्टर के ही हैं, पर आपको पढ़ के आंसर्स करने होते हैं। ठीक है,
सो इसमें पैराग्राफ है, बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, अंडर अ क्रूअल आई आउटवर्न, the little ones spend the day in sighing and dismay. Ah, then at times I drooping sit and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bar, one through with the dreary shower. So ये सारा पैराग्राफ है जो कि आपकी बुक में से ही आप क्वेश्चंस देखते हैं, इससे रिलेटेड क्या क्या हो सकते हैं. सो यहाँ देखो, what drives the child's joy away, बच्चे की जो खुशी है क्या ले लेता है. सो गोइंग टू स्कूल ऑन अ समर मॉर्निंग ड्राइव्स द चाइल्ड्स जॉय अवे, बच्चे की खुशी क्या छीन लेता है, सुबह सुबह उठ के स्कूल जाना. हाउ डज द बॉय स्पेंड द डे इन स्कूल, बच्चा स्कूल में दिन कैसे बिताता है. अंडर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, पूरा दिन वो स्कूल डिसिप्लिन में अपना दिन गुजारता है. द बॉय स्पेंड्स द डे इन साइंग एंड डिसमे, मतलब दुखी होके पूरा दिन गुजारता है. Why does the boy spend many anxious hours in school, क्यों वो इतना anxious, इतना अनप्लेजेंट घंटे क्यों गुजारता है. The school boy spends many hours at school because he finds the school and the teachers dull and monotonous. उसे स्कूल और टीचर्स दोनों बिल्कुल डल और मोनोटोनस, मतलब एक से दिख रहे हैं, मतलब कुछ चेंज नहीं है. डज ही टेक डिलाइट इन हिज बुक्स, क्या उसे बुक्स में मज़ा आ रहा है. नो, ही डज नॉट टेक डिलाइट इन हिज बुक्स. राइट द वर्ड्स दैट राइम टुगेदर, ये वाले जो पैराग्राफ में है जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो लिखो. अवे का डे, फिर डे का डिसमे, अवर का बावर, बावर का शावर. देखो ड्राइविंग जो राइमिंग लिखने हैं, ठीक है. अवे डे, फिर डे का डिसमे, फिर अवर बावर, बावर शावर, ऐसे करके राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं. अब देखो सेकंड स्टैंजा है. इस पैराग्राफ, इस एक्सट्रैक्ट में से आंसर्स ढूंढ के लिखने हैं. हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग. हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय बट ड्रूप हिज टेंडर विंग एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग. ठीक है, इस वाले पैराग्राफ में से अब आंसर्स ढूंढने हैं. नेम द पोएम एंड द पोएट, पोएम का नाम लिखो, पोएट का नाम लिखो. पोएम का नाम है द स्कूल बॉय और पोएट का नाम है विलियम ब्लेक. ठीक है, इस पोएम का नाम है द स्कूल बॉय और पोएट का नाम है विलियम ब्लेक. राइट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा गिवन अबव. राइमिंग वर्ड्स जॉय, अनॉय, विंग, सिंग, विंग, विंग, स्प्रिंग. ठीक है, सो आगे आपने पैराग्राफ देखा था, उसके ये राइमिंग वर्ड्स हैं. What is the bird born for, पक्षी क्यों पैदा होता है. जॉय के लिए, खुशी के लिए, मतलब इंजॉय करने के लिए. When can a bird not sing, कब एक बर्ड गा नहीं सकता. A bird can not sing when it is caged, जब आप उसको पिंजरे में बंद कर देते हो पक्षी को तो वो गा नहीं सकता. What does a young bird do under fear, डर में जो छोटा सा पक्षी है वो क्या करता है. इट हैंग्स इट्स टेंडर विंग्स डाउनवर्ड्स इन फियर, इट फॉरगेट्स द जॉय ऑफ इट्स यूथफुल स्प्रिंग. उसके जो कोमल कोमल पंख हैं वो उन्हें नीचे, मतलब पर अपने फैलाता नहीं, पर झुका लेता है और वो अपनी जो उसकी जो मस्ती है, जो बचपन की मस्ती है, वो सब भुला देता है. फिर ये वाला पैराग्राफ. ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर निप्ड, BUDS बर्ड्स मतलब कलियाँ. बर्ड्स आर निप्ड एंड इफ blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay, how shall the summer arise in joy or the summer fruits appear, कैसे फूल लगेंगे. So who is the speaker of these lines, तो obviously अच्छा, पर बच्चा बोल रहा है. ठीक है, भले इस स्टोरी का पोएट विलियम ब्लेक है पर बोल कौन रहा है, स्कूल चाइल्ड. ठीक है, स्कूल बॉय, तो स्कूल गोइंग लिटिल चाइल्ड. ठीक है, या स्कूल बॉय भी बोल सकते हो. वॉट हैपन्स टू टेंडर प्लांट्स इफ देयर जॉय ऑफ स्प्रिंग आर टेकन अवे, जो छोटे छोटे कोमल कोमल पौधे हैं अगर आप उनसे जो वसंत की मस्ती छीन लोगे तो क्या होगा. टेंडर प्लांट्स कैंट बियर समर फ्रूट्स इफ देयर जॉय ऑफ स्प्रिंग्स आर टेकन अवे, जो कोमल कोमल पौधे हैं उनमें फिर समर में फल नहीं लगेंगे अगर आप उनकी खुशी छीन लोगे. वाई डज द पोएट कंपेयर हिमसेल्फ टू अ निप्ड बर्ड, पोएट ने जो पोएट मतलब स्कूल बॉय ने खुद को एक मुरझाई हुई कली या कली के साथ क्यों कंपेयर किया है.
बिकॉज हिज डल एंड बर्डनसन लाइफ हैज़ मेड हिम अनहैप्पी। उसकी इस डल जिंदगी ने और एक ये भारी जिंदगी ने उसे दुखी करके रखा है, इसलिए उसने खुद को मुरझाई हुई कली के साथ कंपेयर किया है। हाउ डज अ प्लांट फील इफ इट ब्लॉसम्स आर ब्लोन अवे। अगर किसी प्लांट के फूल उड़ जाएं तो उसको कैसा फील होता है? सो इट फील्स अनहैप्पी एंड सैड। दोनों का मतलब एक ही है, दुखी और सैड दोनों। तो राइट द राइमिंग वर्ड्स। तो इन पैराग्राफ में से राइमिंग वर्ड्स, तो निप्ड, स्ट्रिप्ड और फिर अवे, डे, डेड इसमें, ठीक है। इस तरह से ये राइमिंग वर्ड्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो पैराग्राफ में से नहीं, एक रेगुलर क्वेश्चन छोटे छोटे 1 मार्क वाले। सो हाउ डज द बॉय सिट इन द क्लास। बॉय क्लास में कैसे बैठता है? सो द बॉय सिट्स इन द क्लास अंडर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड विद ग्लूम एंड डिसमे। एकदम डिसिप्लिन के साथ बैठता है और एकदम दुख में बैठता है और एकदम कहते हैं ना दुख में और एकदम शांत होके बैठता है। डज द बॉय टेक डिलाइट इन हिज बुक्स। क्या उसे बुक्स में आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है? नो, ही डज नॉट टेक एनी डिलाइट इन हिज बुक्स। वॉट ड्राइव्स अवे ऑल द जॉय ऑफ द स्कूल बॉय। स्कूल बॉय की सारी जॉय क्या छीन लेता है? गोइंग टू स्कूल ऑन अ समर मॉर्निंग ड्राइव्स अवे ऑल हिज जॉय। समर में सुबह सुबह स्कूल जाना उसकी सारी जॉय छीन लेता है। वेयर डिड द स्कूल बॉय स्पेंड एंशियस आवर्स। कहाँ वो ऐसे दुख भरे घंटे बिताता है? तो स्कूल बॉय स्पेंड एंशियस आवर्स एट स्कूल में। अभी कुछ बड़े क्वेश्चन आंसर्स हैं। वाई डज द स्कूल बॉय नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्निंग। स्कूल बॉय समर की मॉर्निंग में स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता? द स्कूल बॉय लव्स टू राइज अर्ली इन अ समर मॉर्निंग। स्कूल बॉय को सुबह सुबह उठना अच्छा लगता है समर में, बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटी एंड जॉयफुलनेस। क्योंकि जो समर की मॉर्निंग होती है, गर्मियों की मॉर्निंग होती है, बहुत ब्यूटीफुल और खुश कर देने वाली होती है। बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री। हर ट्री पे बर्ड्स गाती हैं। ही लाइक्स टू हियर द साउंड ऑफ हॉर्न कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस। उसे वो दूर से आने वाला शिकारियों का साउंड भी, जो उनके हॉर्न का साउंड भी अच्छा लगता है। ही इंजॉयज द कंपनी ऑफ द स्काईलार्क विच सिंग्स हिम विद हिम। उसको उसके साथ वो जो बर्ड है स्काईलार्क, उसके साथ वो जो स्काईलार्क गाता है उसको वो भी अच्छा लगता है। सो ही डज नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल ऑन सच अ मॉर्निंग। इसलिए वो ऐसी सुबह को स्कूल जाना चाहता ही नहीं। इट विल टेक अवे ऑल हिज जॉय एंड मेक हिम अनहैप्पी। स्कूल जाना उससे उसकी सारी खुशियाँ छीन लेगा और उसे दुखी कर देगा। वॉट डज द स्कूल बॉय कंपेयर हिमसेल्फ टू एंड वाई। स्कूल बॉय खुद को किसके साथ कंपेयर कर रहा है और क्यों कंपेयर कर रहा है? सो स्कूल बॉय खुद को कंपेयर कर रहा है एक केज्ड बर्ड के साथ। केज्ड बर्ड मतलब एक पिंजरे में बंद पक्षी के साथ। बिकॉज ही हैज़ नो फ्रीडम एट स्कूल। क्योंकि उसे स्कूल में कोई आज़ादी नहीं है। ही ऑल्सो कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड। वो अपने आप को एक कली के साथ भी कंपेयर कर रहा है। दैट विदर्स अवे बिफोर इट कुड ब्लूम फुली। जो कि मुरझा जाएगी, एक उगने से पहले ही वो कली मुरझा जाएगी। द बॉय फील्स सो, तो बॉय फील्स सो बिकॉज हिज जॉयफुल यूथ इज ऑल्सो एट स्टेक। बॉय को ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उसका जो जवानी है, जो एकदम मतलब जॉय वाली होनी चाहिए, जो एकदम मज़े वाली होनी चाहिए, वो एकदम स्टेक पे है। स्टेक मतलब एकदम कहते हैं ना, स्टेक पे होना मतलब दाव पे लग गई है। उसकी जो बचपन है वो उसका बचपन की खुशी दाव पे लग गई है। सो खुद को केज्ड बर्ड के साथ तो वो कंपेयर कर रहा है। उसको फ्रीडम नहीं है स्कूल में और वो अपने आप को उस कली के साथ कंपेयर कर रहा है जो कि मुरझा जाने वाली है। और बॉय को इसलिए लग रहा है क्योंकि उसकी जो खुशियों भरा बचपन है वो एकदम दाव पे लग चुका है, उसको वैसी फीलिंग आ रही है। गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द स्कूल बॉय। सो ये जो स्कूल बॉय पोएम है उसको शॉर्ट में समराइज करो अपने वर्ड्स में। द पोएम द स्कूल बॉय इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ अनहैप्पी चाइल्डहुड। ये जो पोएम है स्कूल बॉय, ये एक दुखी बचपन के बारे में है। इट कन्वेज दैट इफ द चाइल्डहुड इज अनहैप्पी इट्स इफेक्ट वुड बी फेल्ट ड्यूरिंग यूथ। इस पोएम में ये बताया गया है
कि अगर किसी का बचपन दुख भरा रहेगा तो उसकी जो जवानी है वो भी मतलब दुख तो कहीं ना कहीं उसकी जवानी में भी आएगा, मतलब वो उसका इफेक्ट उसकी जवानी में दिखेगा, वो खुश नहीं रह पाएगा जवानी में भी। अ यंग प्लांट इफ स्ट्रिप्ड इन स्प्रिंग कैन नॉट बियर फ्रूट्स इन समर। अगर आप एक छोटे से प्लांट को खिलने नहीं दोगे स्प्रिंग मतलब वसंत ऋतु में एक छोटे से प्लांट को खिलने नहीं दोगे तो वो समर में उस पर फ्रूट्स कैसे लदेंगे, उस पर फ्रूट्स कैसे लगेंगे। Similarly, if a little child is burdened with the heavy load of education and learning, उसी तरह से अगर किसी छोटे बच्चे पे आप इतना भार डालोगे एजुकेशन का, पढ़ने का, तो वो शी कांट ग्रो अप टू बी अ जॉयफुल यूथ, तो वो बड़ा होके एक मतलब जॉयफुल यूथ नहीं बनेगा। जॉयफुल यूथ मतलब जवानी से भरा इंसान नहीं, मतलब खुशियों से भरी जवानी नहीं होगी। अगर आप उसका बचपन ही इतने उसके बर्डन कर दोगे उसको पढ़ाई में और टेंशन में, दुख में, सो बड़ा होके एक खुश इंसान नहीं बन पाएगा। द चाइल्ड रिमेन्स इन द कॉन्स्टेंट फियर ऑफ हिज हर टीचर्स। जो बच्चा है कंटिन्यूसली उसे अपने जो टीचर्स हैं उन टीचर्स का उसे कंटिन्यूस फियर सताता है, उसको अपने टीचर्स का कंटिन्यूस मतलब उनका डर बना रहता है। प्रेशर ऑफ स्कूल लाइफ मेक्स हिज हर लाइफ डल एंड ड्रेरी। जो स्कूल का प्रेशर है, स्कूल के प्रेशर की वजह से जो उसकी स्कूल लाइफ है वो एकदम डल सी हो गई है, एकदम डल मतलब एकदम फीकी फीकी हो गई, ड्रेरी मतलब डरावनी हो गई है। सो लाइफ बिकम्स डीपली मिसरेबल फॉर द चाइल्ड। इसलिए जो उसकी लाइफ है एकदम दुखों से भरी हो गई है लाइफ बच्चे की। सो सेंट्रल आइडिया मतलब आपको इस पोएम की थीम क्या है, या निचोड़ बोलते हैं ना, तो स्कूल बॉय का निचोड़, ये स्कूल बॉय स्टोरी एक दुखी बच्चे के बारे में है जिसने बोला है कि अगर बचपन दुखी होगा तो जवानी भी दुखी होगी। अगर आप फिर प्लांट से कंपेयर कर रहा है, छोटे से प्लांट को अगर मुरझा दोगे वसंत ऋतु में तो गर्मी में उस पर फूल कैसे लदेंगे। भाई अगर आप छोटे बच्चे को बचपन में ही इतना उस पर एजुकेशन का, लर्निंग का भार डालोगे तो बड़ा होके वो खुश मिजाज इंसान कैसे बनेगा। बच्चे में हमेशा एक फियर रहता है टीचरों का, एक स्कूल लाइफ का प्रेशर रहता है जो उसे एकदम नीरस सा बना देता है, डरपोक बना देता है। सो उसके लिए बहुत ही, जो चाइल्ड के लिए लाइफ है एकदम दुख से भरी है। ठीक है, सो ये है सेंट्रल आइडिया आपके पोएम द स्कूल बॉय की। बच्चों अभी हम एक नया टॉपिक देख रहे हैं, मैसेज राइटिंग का। पूरा टॉपिक तो नहीं बता रही हूँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि एक मैसेज लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं। तो देखो एक मैसेज राइटिंग, जब भी आप मैसेज लिखते हो, ठीक है, ये आपका राइटिंग सेक्शन में आता है। आपका राइटिंग सेक्शन में आपको खुद से लिखना होता है, आपको कोई भी टॉपिक दे देते हैं। ठीक है, सो मैसेज राइटिंग क्या है? मैसेज राइटिंग एक कम्युनिकेशन का एक इनफॉर्मल मीन्स है, मतलब फॉर्मेलिटी नहीं, आप ऐसे ही लिखते हो। इनफॉर्मल मतलब कुछ फॉर्मेलिटी नहीं, सर्वर कुछ नहीं, डायरेक्ट लिख देते हो। जो मैसेज का रिसीवर है उसको मतलब जिसको मैसेज मिलने वाला है उसको वो मेन चीज़ें लिखता है, तो ताकि उसको जिस पर्सन तक पहुंचाना है उसको मेन चीज़ें ही पहुंचाए। ठीक है, मतलब मैसेज राइटिंग में जो मेन चीज़ें हैं वही लिखनी होती है, बहुत सारा कचरा नहीं, सब कुछ नहीं लिखना होता है, शॉर्ट में लिखना होता है। तो जब भी मैसेज लिखो हमेशा ये चीज़ें ध्यान में रखो, आपको हमेशा जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही लिखनी है मैसेज के अंदर, और आपको इनडायरेक्ट फॉर्म ही यूज़ करना है। इनडायरेक्ट फॉर्म मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको पूरा पढ़ा है। इनडायरेक्ट मतलब भाई कहते हैं ना भाई इनडायरेक्ट, भाई पहला दूसरे को बता रहा है वैसा फॉर्म यूज़ करना है। ठीक है, आपस में बात नहीं करनी है, पहला दूसरे को बता रहा है वैसा फॉर्म। और हमेशा बॉक्स बनाना है मैसेज राइटिंग में, हमेशा याद रखो बॉक्स बनाना है, और 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जो आपने शब्द लिखे हैं अंदर, जो आपने मैसेज लिखा है वो 50 शब्द से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अभी देखो कभी तो सीधा आपको बोलते हैं कि मैसेज लिख दो, और कभी आपको पैराग्राफ बोलते हैं, बोले उसको पढ़ के लिखो। ठीक है, सो हम यहाँ एक पैराग्राफ देखते हैं।
एक मैसेज राइटिंग का। रीड द कन्वर्सेशन गिवन बिलो एंड कंपोज अ सूटेबल मैसेज। अब यहाँ देखो 2 जनों के बीच में बात हो रही है और आपको इस पर मैसेज बनाना है। मिस्टर पांडे, कैन आई टॉक टू मिस मीता मेहरा। मिस्टर पांडे फ़ोन कर रही हैं, क्या मैं मिस मीता मेहरा से बात कर सकती हूँ। अमन ने उठाया है सामने फ़ोन। आई एम सॉरी शी इज़ नॉट हियर, वो इधर नहीं है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कौन बात कर रही हैं। मिस्टर पांडे, इट्स मिस्टर पांडे कॉलिंग फ्रॉम टेलर एंड टेलर्स सन्स पीतमपुरा। मतलब कोई टेलर बात कर रहा है। मैं मिस्टर पांडे बोल रहा हूँ जो टेलर एंड टेलर सन दुकान पीतमपुरा से बात कर रहा हूँ। आई एम कॉलिंग टू इन्फॉर्म दैट हर ड्रेस इज़ रेडी। मैंने ये बोलने फ़ोन किया है जो ड्रेस वो सिलने दे गई थी वो तैयार है। शी कैन टेक इट फ्रॉम मिस्टर राहुल वर्मा हेड टेलर ऑफ आवर शॉप। वो जो अपनी ड्रेस दे गई थी उसको हमारे शॉप से मिस्टर राहुल वर्मा से आके लेना है, जो कि हमारे शॉप का हेड टेलर है, मेन टेलर है। प्लीज़ नोट डाउन मिस्टर वर्मा's फ़ोन नंबर। आप हमारे मिस्टर वर्मा का फ़ोन नंबर लिख लो। अमन, यस प्लीज़ टेल मी। तो अमन कहता है हाँ मुझे बताओ। मिस्टर पांडे, इट्स 98764। तो ये पूरा नंबर लिख रहा है। शी कैन कलेक्ट हर सूट या ड्रेस एनी टाइम बिफोर 8 PM टुडे। आज 8 बजे से पहले कभी भी वो अपनी ड्रेस ले जा सकती है। थैंक यू मिस। एज अमन कंपोज अ मैसेज फॉर मीता इज़ नॉट मोर देन 30 कैरिंग इन्फॉर्मेशन गिवन बाय मिस्टर पांडे। अब क्या करना है, अमन ने फ़ोन उठाया, ये मिस्टर पांडे का मैसेज उसको कहाँ पहुँचाना है, मीता के पास पहुँचाना है। और मीता के पास पहुँचाना है शॉर्ट में, पूरा डिटेल में नहीं बोलेगा कि मेरे को फ़ोन आया, मैंने उठाया, मैंने सॉरी बोला, मैंने बोला वो नहीं है, ऐसे नहीं, मेन चीज़ बोलनी है। ठीक है। सो देखो सबसे पहले तो बॉक्स बनाना है मैसेज राइटिंग में। सबसे पहले बॉक्स, ठीक है। किस डेट को आया फ़ोन, 24 अगस्त 2020 को। कितने बजे आया, हाँ लिखना आप पड़ेगा, ठीक है। 3:45 को आया। और किसको लिख रहे हो, मीता को। मतलब मैसेज किसको छोड़ रहे हो, मीता के लिए छोड़ रहे हो। मीता कौन छोड़ रहा है, अमन, क्योंकि अमन ने रिसीव किया था, अमन को ही मैसेज पहुंचाना है। सो सीधा बात पे आ रहा है, सीधा, फालतू नहीं, इनफॉर्मल है ये। मिस्टर पांडे फ्रॉम टेलर एंड टेलर्स सन्स कॉल्ड अप टू इन्फॉर्म दैट। अब ये देखो सेकेंड इनडायरेक्ट फॉर्म में है। कॉल्ड अप टू इन्फॉर्म दैट योर ड्रेस इज़ रेडी फॉर डिलीवरी। तुम्हारी ड्रेस डिलीवरी के लिए तैयार है। ही वॉन्ट्स यू टू कलेक्ट इट फ्रॉम देयर शॉप बिफोर 8 PM टुडे। वो चाहते हैं कि तुम वो ड्रेस आके उनकी शॉप से ले जाओ 8 बजे से पहले। द हेड टेलर ऑफ द शॉप मिस्टर राहुल वर्मा विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी। डिलीवरी कौन करेगा, जो शॉप का हेड टेलर है मिस्टर राहुल वर्मा वो करेगा। हिज फ़ोन नंबर इज़ दिस, अमन। ठीक है। बॉक्स में लिखा, देखो पैटर्न देखो मैसेज का, देखो बिल्कुल बीच में आपने बहुत ही बड़े शब्दों में मैसेज लिखा कैपिटल में। और यहाँ देखो आपने ऐसे स्ट्रेट ये एक सीधाई मेंटेन करनी पड़ती है जब भी आप राइटिंग पार्ट लिखते हो। इस साइड से भी देखो यहाँ पे। और फिर यहाँ डेट लिखी आपने, टाइम लिखा, मीता, यहाँ देखो एक लाइन छोड़ के मीता, फिर यहाँ एक लाइन छोड़ के आपका। अब ये जो बॉडी है मिस्टर पांडे से लेके नंबर 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, एग्जैक्ट 50 है। ठीक है। मतलब 50 वर्ड, ये जो बॉडी ऑफ द मैसेज है 50 वर्ड से ऊपर नहीं होनी चाहिए, नीचे होगी तो चलेगी, ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मतलब एक एक शब्द, ठीक है, 50 शब्द से, क्योंकि मैसेज है, शॉर्ट में बोलना है आपको। सिंपल इतना बोलना है कि भाई तेरी ड्रेस तैयार है, तू जाके लेके आ, ये नंबर है, तो आपने शॉर्ट में बोला। ठीक है। सो दिस वाज अबाउट मैसेज राइटिंग। सो मैंने आपको पहले पोयम कराई, उस पोयम के आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। एक्सट्रैक्ट बेस्ड में से भी सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ही लिखने हैं, पैराग्राफ मत लिखने बैठना। और इसमें ये सिर्फ मैसेज वाला बॉक्स लिखना है आपको, ऊपर वो बॉडी नहीं लिखनी है, सिर्फ ये मैसेज वाला बॉक्स लिखना है और परफेक्टली लिखना। ठीक है। सो आज हमने स्कूल बॉय पोयम की और हमने आज मैसेज राइटिंग कैसे करने का वो भी सीखा। ठीक है। सो डू एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली एंड मैसेज राइटिंग ट्राई टू प्रैक्टिस 2-3 पैराग्राफ, एक्स्ट्रा पैराग्राफ्स आपके स्कूल वगैरह में दिए हों तो उसके प्रैक्टिस करें।
अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप मेरे से भी मांग सकते हो, मैं भी दे दूंगी। आप मेरे को बोलना, मैसेज कर दो, आई विल सेंड यू। आप मैसेज आप प्रैक्टिस कर लेना एंड राइट ईच एंड एवरी थिंग प्रॉपरली इन द स्कूल बॉय पोएम। ठीक है, एक्स्ट्रा बेस्ट के पैराग्राफ नहीं लिखने हैं, जस्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड मैसेज राइटिंग में ओनली दिस बॉक्स विथ प्रॉपर देखना, लाइनिंग में होना चाहिए, मैसेज सेंटर में होना चाहिए एंड कैपिटल्स में होना चाहिए। ठीक है, so just ending my lecture here and please do WhatsApp me everything which you are writing. Thank you.